Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 5th of July. So let's start the day with the first important topic and that is National Maritime Heritage Complex. तो एक MOU जो है वो साइन करा गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया है एक मीटिंग के दौरान कौन सी मंत्रालय के बीच में, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड टुवर्ड्स डेवलप करने के लिए नेवल गैलरी। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा द जर्नी ऑफ इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड, ये उस कॉम्प्लेक्स में जो है उस गैलरी में शोकेस किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो है वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रीजन है गुजरात, उस चीज को मतलब जो लोथल में बेस्ड है वहां से आपको देखने को मिल जाएगा कि उसको ये शोकेस करेगा। तो लोथल जो है वो गुजरात में है, सवाल तो ये भी बन सकता है। और साथ साथ में नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, क्योंकि ये अपने आप में लोथल जो है वो पोर्ट सिटी ही है गुजरात का, तो इसीलिए मिनिस्ट्री जो है वो पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है। एस्टिमेटेड कॉस्ट आप देखोगे तो 4500 करोड़, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फंडिंग सोर्स की आप बात कर लेंगे तो पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR, मतलब 3 साल में जो 5 करोड़ या उससे ज्यादा का जो नेट प्रॉफिट होता है एवरेज में, उसी को CSR में कंसीडर किया जाता है। तो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं रफली इस प्रकार से कि 209 करोड़ का, और जो मेजर पोर्ट्स हैं उसको एडमिनिस्टर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ही करती है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये पर्पस का, तो हाईलाइट करते हैं रोबस्ट मेरीटाइम हिस्ट्री वगैरह भारत का, और साथ साथ में भारत का जो इमेज है मेरीटाइम हेरिटेज को लेकर के इंटरनेशनल फोरम में उसको अपलिफ्ट करना। फिर आप देखोगे तो डेवलप करना एक सेंटर ऑफ लर्निंग का, कि समझ सके कि भारत का जो डाइवर्स मेरीटाइम हिस्ट्री रहा है जिसको ऑफन हम इग्नोर करते आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो ये फीचर्स में कंसिस्ट करता है मेरीटाइम म्यूजियम वगैरह, लाइट हाउस म्यूजियम, मेरीटाइम थीम पार्क्स और अम्यूजमेंट पार्क सेंटर्स, इन सबको कवर करता है। लोथल मिनी जो है वो रिक्रिएशन है कि रिक्रिएट करेगा हड़प्पन आर्किटेक्चर और लाइफस्टाइल को। मेमोरियल बेस्ड थीम पार्क होगा, नेवी बेस्ड थीम पार्क होगा, क्लाइमेट थीम पार्क भी शोकेस किया जाएगा और फिर एडवेंचरस भी थीम पार्क होगा। कोस्टल स्टेट्स जो हैं भारत के वो डाइवर्स मेरीटाइम हेरिटेज को दर्शाएंगे, जो भी अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। तो हाल ही में जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है DPIIT, ठीक है, तो वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए हैं नेशनल वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। तो इस चीज को हम देख लेते हैं, इसको लॉन्च किया है हमने देख लिया DPIIT ने। इसका एम है कि वो रेट कर सके इंडस्ट्रियल पार्क्स को 4 पिलर्स के बेसिस पे। वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, तो पहला है इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, दूसरा आप देखोगे एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, तीसरा है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज और चौथा है एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। नेक्स्ट ये एक GIS इनेबल्ड डेटाबेस है, तो ये GIS है, ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो, जो फैसिलिटेट करेगा इन्वेस्टर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सके अपना प्रेफर्ड लोकेशन इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये एक एक्सटेंशन है इंडिया का जो कि इंडस्ट्रियल लैंड बैंक प्लेटफॉर्म से लिंक है, जहां पे 4500 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो शोकेस करते हैं। और ये करेंटली इंटीग्रेट करता है जो इंडस्ट्री बेस्ड GIS सिस्टम है भारत के सारे 28 और 6, यानी कि कुल मिलाकर के आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 34 स्टेट्स और यूटीज को इंक्लूड करके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो हुल दिवस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हुल दिवस में झारखंड जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है जून 30 को एज हुल दिवस, जो कॉमेमोरेट करते हैं सैक्रिफाइस ऑफ आदिवासीज का, उनका जो फाइट था अंग्रेजों के खिलाफ उसको लेकर के। तो चलिए इसकी बात हम कर लेते हैं। इसका जो हुल का मतलब ही होता है रिवॉल्यूशन, जो कि 1855 के क्रांति में आपको देखने को मिलेगा। इसमें लीडर्स कौन कौन से थे, तो दोनों भाई हैं सिद्धू और कन्हू, ये दोनों जो हैं वो इसके लीडर्स रहे इस रीजन का जो है रिबेलियन। तो ये रिबेलियन जो है वो आंध्र प्रदेश वाले के दामन आई को जो रीजन है वहां आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका मतलब होता है स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स, जो कि प्रेजेंट डे आपको झारखंड और राजमहल हिल्स उसके पास में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये राजमहल हिल्स ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है कि कहां पे लोकेटेड है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये झारखंड में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका रीजन क्या है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वॉर है जो कि कोलोनियलिज्म के खिलाफ है, जो अंग्रेजों का एक कोलोनियलिज्म हुआ करता था उसके ये खिलाफ की एक लड़ाई है, जो कि संथाल्स के द्वारा इसको लीड किया गया था और हमने लीडर्स का नाम देख लिया है। साथ साथ में आप देखोगे तो क्योंकि अंग्रेज जो है वो कहीं ना कहीं जमींदार के फॉर्म में और मतलब पुलिस के फॉर्म में अपना बहुत ज्यादा जो है वो अत्याचार इंपोज कर रहे थे किसानों के ऊपर, तो उसी चीज को लेकर के ये है, और ये ट्राइबल रिवोल्ट है। बिरसा मुंडा वगैरह भी उसी चीज से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंस आप देखोगे तो ये मार्क करता है संथाल रिबेलियन को। तो बिरसा मुंडा जो है वो आप बताएंगे कि वो उलगुलन रिवॉल्ट है, वो कौन से ईयर में वो हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि संथाल्स हैं कौन, इसकी बात कर ले। तो संथाल जो है वो संथालिस इनको बोला जाता है। भारत की जो करंट राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो संथाल जो है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं होते हैं मॉडर्न डे संथाल परगना के, ये माइग्रेट करके आए हैं बीरभूम और जो मानभूम रीजन्स है, यानी आज का जो बंगाल है, वो लेट 18th सेंचुरी से। और जब 1770 में जब फमाइन होता है बंगाल में, तो वहां से संथाल जो है
फिर वो आगे बढ़ना चालू कर देते हैं और फिर उसी के वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है उसका एनेक्टमेंट किया जाता है, जो कॉर्नवालिस लाते हैं बंगाल वाले रीजन में सबसे पहले। तो वहाँ आप देखोगे ज़मींदारों का जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि 10/11 जो है अगर कोई भी रेवेन्यू आता है उसका 10/11 जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो ज़मींदारों के पास होता है। 1/11 जो है वो फार्मर से भी वो ज़बरदस्ती लेते हैं। ये जो 10/11 है ज़मींदारों का, यह ब्रिटिशर्स को जाता है, और जो 1/11 है वो सिर्फ ज़मींदारों को। तो ज़मींदारों को भी लगा कि यार हम इतना मतलब वसूलते और मिलता भी कुछ नहीं है, तो इसके खिलाफ उनका भी मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव स्टांस ही रहा था। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब बस ये बेनिफिट था कि उनको लैंड ओनरशिप मिलता था। चलिए साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज पेंगोंग लेक। तो चाइना जो है वो रश कर रहा है कंप्लीट करने के लिए एक ब्रिज अक्रॉस द पेंगोंग सो, जो कनेक्ट करेगा नॉर्थ और साउथ बैंक्स को। तो ऑलरेडी ये काफी बार चर्चा में रहा है। लोकेशन इसको आपको देखना है तो ये लद्दाख में मिल जाएगा, ठीक है। ये एक एंडोहिक लेक है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। एंडोहिक का मतलब है लैंड लॉक्ड है, और ये पार्टली भारत के लद्दाख रीजन में है और पार्टली तिब्बत में है। इसका जो टोटल एरिया है वो 600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। कल्चरल में आप देखोगे तो ये मिक्स्ड हेरिटेज है, और पेंगोंग का मतलब होता है लद्दाखी में कि एक्सटेंसिव कॉन्केविटी, जो कि वर्ल्ड। सो का मतलब होता है लेक, तो सो जहां कहीं भी मिलेगा तिब्बत में इसका मतलब होता है लेक। इसी के साथ साथ में काराकोरम माउंटेन रेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्रॉस करता है ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और भारत। इसका हाइट जो है वो 6000 मीटर्स के आसपास। तो काराकोरम माउंटेन रेंज में लाई करता है। ज्योग्राफी से आप याद रखेंगे, इंक्लूडिंग K2 जो है, जो कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पिक है, वो भी एंड होता है नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो पे। तो K2 जो है वो एंड होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, सेकंड हाईएस्ट पे। सदर्न बैंक जो है उसका काफी ज्यादा जो है वो ब्रोकन माउंटेन है, जो स्लोप करता है स्पंगूर लेक से साउथ में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेक का वाटर का। तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि ब्रैकिश है, जो कि अनड्रिंकेबल है, तो पीने योग्य नहीं हो। जो लेक है वो फ्रीज कर जाता है ठंड के समय में, और ये अलाउ करता है वेहिकुलर मूवमेंट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंट्रोल कौन करता है। तो 2/3 जो है इस लेक का वो कंट्रोल चाइना करता है, और 45 किलोमीटर सिर्फ भारत के कंट्रोल में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं LAC। तो ये नॉर्थ साउथ रन करता है, जो कट करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लेक को, जो कि अलाइंड है ईस्ट टू वेस्ट में। भारत और चाइना जो है उनका अनसेटल्ड बॉर्डर्स है, और ये जो परसेप्शन है LAC का, ये अलग अलग सेक्टर्स में डिफर करता है, इंक्लूडिंग जो पेंगोंग सो है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज क्रिप्टो करेंसी। तो हाल ही में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लेकर के, जो कि लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। किसका जो राइजिंग इंटरेस्ट है ब्लॉकचेन बेस्ड CBDC का, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो कि आप देखोगे रूपी में हो सकता है, US डॉलर में हो सकता है। हालांकि ये डिजिटल फॉर्मेट में है, और इसका इंक्रिप्शन जो है वो मतलब अलग अलग तरीके से होता है, और कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि कोई इसका सेंटर मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे रूपी जो है उसको RBI जो है वो हेड करता है, कि कहीं ना कहीं उसका एक अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में आप बिटकॉइन और एथीरियम देख सकते हो। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो है वो वर्क करता है अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस होगा वो ब्लॉक्स में उसको स्टोर किया जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे CBDC की बात कर लेते हैं। ये भी काफी चर्चा में है करंट अफेयर्स बेस्ड में। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो डिजिटल फॉर्म है कंट्री का फिएट करेंसी का, ठीक है। फिएट करेंसी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। करेंसीज में भी आपको लीगल टेंडर देखने को मिलेगा, जिस पे वो प्रॉपर अथॉरिटी मतलब होता है। साथ साथ में फिएट करेंसी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपको कॉइनेज वगैरह जो है वो फिएट करेंसी का ही पार्ट में होता है, जिसको आप डिजिटल फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। साथ साथ में आप देखोगे तो एक नेशन का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे कि सेंट्रल बैंक वगैरह, वो इशू करते हैं CBDC को, हमारे केस में RBI। साथ साथ आप देखोगे ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, जैसे कि अंतर्दृष्टि जो RBI ने लॉन्च किया है, और सिंप्लीफाई करता है इंप्लीमेंट करने के लिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। इसी के साथ साथ में ये एक सॉवरिन करेंसी है, जो होल्ड करता है यूनिक एडवांटेजेस सेंट्रल बैंक का, जैसे कि ट्रस्ट वगैरह, सेफ्टी, लिक्विडिटी, सेटलमेंट और इंटेग्रिटी वगैरह। ये मोटिवेशंस आप देखोगे कि कहाँ से मतलब इंस्पायर किया गया है CBDC को। तो ये बेसिकली रिडक्शन करता है एक तो ऑपरेशनल कॉस्ट्स में, जो कि फिजिकल कैश मैनेजमेंट में मतलब बढ़ जाता है, तो ये आपको मतलब एक तो ये कम हो जाएगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं रहेगा। दूसरा आप देखोगे तो जो ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो है वो रेजिलियंस कि एफिशिएंसी बढ़ सके और इनोवेशन आ सके पेमेंट सिस्टम में।
नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो एफिशिएंसी को अडॉप्ट भी किया जाएगा सेटलमेंट सिस्टम में और इनोवेशन को बढ़ावा भी दिया जाएगा कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्पेस में ये हो सके। और इसी के साथ साथ में पब्लिक जो है वो यूज करेंगे किसी भी प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को जो मतलब किसी एसोसिएटेड रिस्क के बिना होगा। ठीक है, तो ये हमारा था डेली करंट अफेयर्स का एंड आई होप कि आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। बाकी लेक्चर्स के लिए भी आप चैनल से जुड़े रहिए और मैक्सिमम लोगों तक वीडियोस को शेयर किया करिए ताकि हमारा जो भी एफर्ट है आप सबके लिए वो बस हमेशा बना रहे। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।